जी नमस्कार मित्रों। तो आज है 23 नहीं 24 दिसंबर शुक्रवार, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को अभी 5 महीने और 13 दिन ही बाकी है। मुद्दा ये है कि कल 23 दिसंबर गुरुवार को और आज 24 दिसंबर शुक्रवार को जाने लायक करंट अफेयर्स क्या थे। इकोनॉमी में कुछ समाचार कि आरबीआई का कार्ड टोकनाइजेशन नॉर्म्स उसे वो थोड़ा डिफर कर रहा है, स्थगित कर रहा है। फैन नॉन फंजिबल टोकन क्या होते हैं, केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट क्या है। पॉलिटी में समाचार की चाइना की वन नेशन टू सिस्टम एंड पेट्रियोट्स ओनली इलेक्शन, मात्र देशभक्तों का चुनाव, ये क्या। फिर महाराष्ट्र में शक्ति बिल आ रहा है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वगैरह। सो वन बाय वन विल सी दिस, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट थिंग। इकोनॉमी में ये आरबीआई का कार्ड टोकनाइजेशन नॉर्म्स क्या है समझते हैं। सपोज कोई न्यूज़ वेबसाइट हो, कोई पेज 3 टाइप का ब्लॉग चलता हो, और वहाँ मेरी इच्छा हो जाए कि मैं भी कमेंट लिखूँ कि साइन इन मृणाल, वाओ तैमूर इज़ मेकिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स टू लिफ्ट दिस हैशटैग, और फिर मेरा ईमेल आईडी mrunal.official@gmail.com। वैसे ये मेरा ईमेल आईडी है नहीं, लेकिन सोचो अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या होगा। होगा ये कि ये वेबसाइट को पता चल जाएगा मेरा ईमेल आईडी ये है, और फिर वो बार बार मुझे अलग अलग स्पाम मार्केटिंग ऑफर्स भेजते रहेगा। सो इफ़ आई वांट टू प्रोटेक्ट माई सेल्फ, व्हाट शुड आई डू। मुझे एक दूसरा फेक टेम्पररी सेकेंडरी ईमेल आईडी बनाई देना चाहिए, मान लीजिए munal.comments@gmail.com। तो फ़ायदा क्या हो, जितने भी फिर स्पाम आने हो तो आ जाए, उससे मेरा मेन आईडी प्रोटेक्टेड रहेगा। और अगर कोई काम की चीज़ होगी तो जीमेल में आप जानते हैं फॉरवर्डिंग सिस्टम होती है, उस हिसाब से इंपॉर्टेंट वाली ईमेल वो मुझे अपने ऑफिशियल आईडी munal.official@gmail.com पे भेज दे। हालांकि ये मेरा ईमेल आईडी नहीं है, ये तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ बस। तो ये कार्ड टोकनाइजेशन नॉर्म भी कुछ ऐसा ही है कि हम खुद को हैक होने से कैसे रोकें। तो अपना रियल कार्ड नंबर मत बताओ, कोई सेकेंडरी कार्ड नंबर या टोकन नंबर जनरेट कर दो, दैट इज़ द आइडिया। क्योंकि ये आप अलग अलग वेबसाइट जैसे अमेजोन, पेटीएम वगैरह में जब भी कुछ शॉपिंग करते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वो आपको ऑफर देता है कि आप अपने कार्ड डिटेल्स को सेव कर दो ताकि दूसरी बार आपने जल्दी जल्दी पेमेंट कर सको। मान लीजिए आपका कोई क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड है कि विजय कुमार, और ये आपका कार्ड नंबर है, ये उसकी एक्सपायरी डेट है वगैरह। तो हर बार जो हम ऑनलाइन शॉपिंग या पेमेंट करते हैं तो हर बार आपको ये टाइप करना होता है। टाइप अगर ना करना हो तो ये सब कंपनियां ऑफर करती है कि आप डिटेल्स हमारे सर्वर में सेव कर दो, दूसरी बार सिर्फ उसका सीवीवी कोड ही डालना और जल्दी से पेमेंट हो जाए। तो ये तो वैसे तो कन्वीनियंट है, सुविधा करता है, लेकिन फिर ये ऐप या पोर्टल हैक हो जाएगा तो हैकर को सब कुछ पता चल जाए, राइट। सो हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं, मान लीजिए विजय दीनानाथ चौहान जिसका कार्ड नंबर हो ये 47252356, अगर वो वही लिखकर अमेजोन से शॉपिंग करे और बाद में हैकर वो अमेजोन के सर्वर से ही डेटा हैक करे, देन देयर इज डेंजर। लेकिन उसकी जगह क्यों ना ऐसा किया जाए कि एक टोकन नंबर या सेकेंडरी आईडी जनरेट किया जाए कि विजय का टोकन नंबर वो ये मान लीजिए 4725 अष्टम पष्टम तंबूरा बांसुरी। फिर उस हैकर को जो हैक करना हो करे, उसे आपका ओरिजिनल चीज़ पता नहीं चलेगी। सो इवन इफ योर डिटेल्स आर हैक, द हैकर कैन नॉट नो योर ओरिजिनल कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी नंबर एक्सेट्रा। दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड कार्ड टोकनाइजेशन। प्रश्न ऐसा करेगा कौन, तो ये जो बैंक है या फिर ये वीज़ा मास्टर कार्ड टाइप की पेमेंट गेटवे हैं, उन लोगों ने अपने पोर्टल में ऐसी सब सुविधा करनी होगी ताकि आप ऐसा सेकेंडरी आईडी या टोकन नंबर जनरेट कर सके। फिर वो लोग अपने अलग से ऐसे ऐप भी बना सकते हैं जहाँ पर ऐसा टोकन नंबर जनरेट हो सके। कोई थर्ड पार्टी टाइप की रेजर पे, वो सब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी अपना ऐसा टोकन नंबर की कुछ सुविधा दे सकती। सो इट मे बी डन। हाँ, तो अभी क्या करना होगा, ये जो अमेजोन पेटीएम ने ऑलरेडी आपका सब डेटा सेव करके रखा है उसे उन्होंने डिलीट कर देना चाहिए, और भविष्य में ये टोकन सिस्टम ही होनी चाहिए। सो द मर्चेंट कंपनीज दे नीड टू डिलीट द एग्जिस्टिंग कस्टमर डेटा रिगार्डिंग कार्ड पेमेंट्स, और फिर ये टोकन सिस्टम को सब सर्वर में उसका कोड एक्सेप्ट करे, वो सब चीज़ करनी चाहिए। लेकिन ये सब मर्चेंट वेबसाइट, पेमेंट गेटवेज वो बोल रहे थे कि हमें और टाइम चाहिए, ये सब सिस्टम का कोड बनाना है, इम्प्लीमेंट करना है। तो आरबीआई पहले जिद कर रही थी कि करीब जनवरी 2022 से करेंगे, लेकिन अभी बोला इसको पोस्टपोन करेंगे। तो जहाँ तक यूपीएससी की बात है, हमें ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और ये चीज़ें 2-2, 3-3 लाइन में पता होनी चाहिए। बियॉन्ड दैट कि ये जो टोकन नंबर होगा उसमें कितने 15 डिजिट होंगे या 16 डिजिट, प्राइमरी अकाउंट नंबर क्या होता है, डी टोकनाइजेशन क्या होता है, सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब अपने लिए काम का नहीं है। हालांकि अगर आप ये बैंक की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो देन यू शुड बी अवेयर ऑफ सच थिंग्स। तो ये एक मुद्दा। दूसरा चल रहा है स्पोर्ट्स के फैन टोकन्स, नॉन फंजिबल टोकन्स। एनएफटी हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज हो जाए।
देखिए अगर हम कहें करेंसी नोट तो 2,000 रुपये के नोट से मान लीजिए एक हम घोड़ा खरीद सकते हैं। मान लीजिए इट इज़ अ टॉय हॉर्स, कैन वी परचेज, पॉसिबल। उसकी जगह अगर मैं 500 रुपये के 4 नोट्स पे करूँ तो क्या टॉय शॉप का दुकानदार मालिक मुझे देगा वही घोड़ा? यस, ही विल गिव मी। बट इज इट पॉसिबल इन केस ऑफ डायमंड्स? मान लीजिए कोई ऐसा रेस का घोड़ा हो जिसकी कीमत हो $100 मिलियन और ये एक बड़ा हीरा हो जिसकी वजन हो 100 कैरेट्स, शायद इसके सामने ये हमको मिल जाए, पॉसिबल। लेकिन फिर मैं इसी डायमंड को कट करके छोटे छोटे टुकड़े कर दूँ तो फिर क्या रेस क्लब का मालिक मुझे वो घोड़ा दे देगा? जवाब है नॉट पॉसिबल। वाई? क्योंकि जब आप हीरे के डायमंड के छोटे छोटे टुकड़े करेंगे तो भले वजन के हिसाब से वो उतना ही हो लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि हीरा बड़े साइज का एक हो तो उसका ज़्यादा मूल्य माना जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों का इवन इफ द टोटल वेट इज सेम इट विल नॉट गिव यू द सेम वैल्यू। उसी तरह ये जो, तो यानी इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि करेंसी नोट्स थे उसका डिवीजन पॉसिबल था, यस। और उन नोट्स जिनको हमने डिवाइड किया, जैसे 2,000 रुपये का एक नोट उसको 500 के 4 किए तो म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन पॉसिबल था, यस। इसलिए हम कहेंगे कि करेंसी नोट्स आर फंजिबल इन नेचर। उसी तरह बिटकॉइन, गोल्ड, ये सब भी फंजिबल इन नेचर माने जाते हैं। डायमंड के केस में हम नहीं बोल सकते क्योंकि डिवाइड तो कर सकते थे लेकिन म्यूचुअल सब्सटीट्यूशन, मोटे डायमंड और छोटे डायमंड का टोटल वेट भले समान हो, वैल्यू समान नहीं थी तो दे आर नॉट फंजिबल। उसी तरह ये NFT नॉन फंजिबल टोकन के नाम पर इमेज, मीम, सॉन्ग, MP3 डिजिटल फाइल बनाई जाए वो भी नॉन फंजिबल मानी जाती है। वो कैसे? वो ऐसा कि ये जो बड़ा फोटोग्राफ, सपोज दिस इज अ JPEG इमेज फाइल और उसके सामने वैल्यू हो उसकी 2,000 रुपये, उसके फोटोग्राफर ने इतना प्राइस रखा हो कि मैं आपको इसकी कॉपीराइट दे दूंगा, आप यूज़ करना, बट आई वांट 2,000 रुपये, पॉसिबल। लेकिन अगर इस फोटो के हम 3 टुकड़े कर दें, उसके पैर, उसका पेट और उसका सर, और फिर इसे सेल करें तो इसकी टोटल वैल्यू क्या 2,000 रुपये होगी? जवाब है नहीं, क्योंकि ये जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है उसका तो कोई पैसा नहीं, ये थर्ड है, उसके 50 रुपीज़ शायद मिल जाए क्योंकि यहाँ पर उसका फेस है। तो ये जो चीज़ है, इसलिए ऐसी जो भी डिजिटल इमेजेस जिन्हें स्टोर करके उसके ऊपर कुछ ओनरशिप का आपको एंटाइटलमेंट दिया जाए, उस चीज़ को हम कहते हैं नॉन फंजिबल टोकन, क्योंकि उसको फिर डिवाइड करके ऐसे टुकड़े टुकड़े में बेचने जाओगे यू मे नॉट गेट द सेम अमाउंट। अब ये चर्चा में इसलिए चल रहा है कि फैन टोकन्स जारी किए जा रहे हैं। फैन टोकन मतलब ये अलग अलग जो फुटबॉल क्लब है, पेरिस सेंट जर्मेन, AC मिलान, जुवेंटस, वो बोलते हैं कि हमारे ये फुटबॉल क्लब का टोकन खरीद लो, ऐसा नॉन फंजिबल टोकन, और उसकी अलग अलग प्राइस चलती है, $22, $49। वो तो डिपेंड करता है कौन सी टीम ज़्यादा जीत रही है, किसके ज़्यादा फैन है, कितनी ब्लाइंड फैन फॉलोइंग है। और अगर आप ऐसा टोकन खरीदेंगे तो इससे क्या फ़ायदा? उसकी मदद से आपको सब वो फुटबॉलर्स के वॉलपेपर, कॉलर ट्यून्स, ऑटोग्राफ, ऐसे सब डिजिटल फाइल्स की एक्सेस मिलेगी, उसके वीडियो गेम की एक्सेस मिलता होगा वगैरह। एंड यू ऑल्सो गेट सम माइनर वोटिंग राइट्स। मान लीजिए वो फुटबॉल क्लब को अपनी टी-शर्ट का, यूनिफॉर्म का कलर चेंज करना हो तो क्या होना चाहिए? रेड होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। उसकी वोटिंग हो तो जिनके पास ऐसा नॉन फंजिबल टोकन होगा उसके पास वोटिंग पावर होगा, दे कैन डिसाइड इट। तो इसके सब एडवर्टाइजमेंट आजकल चल रहे थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको बैन करवाया क्योंकि उनको लगता है कि इसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रिस्क है। देखिए बार्सिलोना का प्राइस चल रहा है 49 और पेरिस सेंट जर्मेन का चल रहा है 22। अब कल हो सकता है कि बार्सिलोना मैच हार जाए तो ये प्राइस गिर जाए और इसका चढ़ जाए। तो जो फैंस हैं उनको ये सब चीज़ समझ में नहीं आ रही और वो तो बस ऐसे ही ब्लाइंड फॉलोअरशिप में सब खरीद रहे हैं, बट इट कैन रिजल्ट इनटू इरोजन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू। इसलिए सरकार ने बोला इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। खैर ये सब तो चलते रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप जानते हैं UPSC मेंस पेपर 2, उसमें मुद्दे होते हैं पॉलिटी, गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम्स और इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन के जो प्रश्न पूछे गए थे लास्ट मेंस में, उसके मॉडल आंसर हमने मंगलवार को देख लिए थे, 21 दिसंबर को। अभी हम आगे बढ़ेंगे और गवर्नेंस और वेलफेयर स्कीम और पॉलिसी के बारे में जो प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस मेंस में कि ये इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन इनकम अलोन, या माइक्रो फाइनेंस से कैसे मदद मिलती है, या सोशल डेवलपमेंट के लिए जेरियाट्रिक एंड मैटरनल हेल्थ का क्या महत्व है, एजुकेशन पॉलिसी से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में क्या मदद होगी, RTI अमेंडमेंट से क्या चिंता है, वगैरह वगैरह। वो सब के मॉडल आंसर मैं मंगलवार रात 9 बजे करने वाला हूँ। रजिस्ट्रेशन लिंक वगैरह आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फ्री कूपन कोड इज़ mrunal.org। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो वो धीरे धीरे ये सब टॉपिक्स पढ़ना शुरू करें ताकि उस दिन आप और उससे ज़्यादा समझ सके, अप्रिशिएट कर सकें।
उसके अलावा ये सब अनअकैडमी की लूट लो योजना, जैसे हर रविवार सुबह 11 बजे होता है अनअकैडमी यूपीएससी पबजी कॉम्बैट, जिसमें ये आईपैड लैपटॉप वगैरह इनाम में मिलता है फॉर 56 क्वेश्चंस। सोमवार शाम को ये जो हम करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उसकी 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज़। मंगलवार सुबह हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट की स्टैटिक टेस्ट सीरीज़। ये सब भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक ये है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड इज़ फ्री, अनलॉक कोड इज़ monal.org। खैर अभी हम वापस आते हैं, हम लोग जो पढ़ रहे थे करंट अफेयर्स। तो इकोनॉमी में जाने लायक बड़ी चीज़ थी कार्ड टोकनाइजेशन, हमने देख लिया। ये सब टेक्स्ट में दिया है, ये आप जाके टेलीग्राम चैनल पे monal.org पे मिल जाएगा। फिर ज़्यादा माल जमा होगा तो मैं इसकी पीडीएफ फाइल बना दूंगा। फिर फैन टोकन क्या है वो भी हमने समझ लिया। उसके अलावा क्या चल रहा है मित्रों, इकोनॉमी में हर एक बिजनेस जनरल नॉलेज जो है वो अपने काम की नहीं। सोनी और जी टीवी मर्ज हो रहा है, या क्लाउड टेल में से अमेजोन निकल जाएगा तो उससे क्या फ़र्क होगा। दोज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। वो चीज़ ऐसी है कि नारायण मूर्ति और अमेजोन ने मिलकर एक क्लाउड टेल नाम की कंपनी बनाई थी जो अमेजोन में अपने प्रोडक्ट सेल करती है, लेकिन फिर उसमें सरकार ने नियम किया कि ये तो आप सब कल्यूजन करते हैं या कंपटीशन के खिलाफ है वगैरह, तो वो ब्रेकअप करेंगे और वो सब हमारे लिए बहुत काम करें। ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में केरला का सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, एक लाइन में याद रखना है कि वो एक प्रकार का रेलवे प्रोजेक्ट है जिससे पूरे केरला को नॉर्थ से साउथ तक वो कनेक्ट करने की कोशिश, लेकिन प्रोटेस्ट चलती रहती है लैंड एक्विजिशन और एनवायरनमेंट क्लियरेंस के लिए। कल जो कॉलम थे कुछ खास मज़ा नहीं था, आज कुछ कॉलम आए तो उसमें एक ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति स्पोर्ट्स में फेल हो जाए, इस बार ओलंपिक्स में ऑफकोर्स अपने लोग जीते लेकिन जो नहीं भी जीते तो उनका भी अप्रिशिएट करना चाहिए वगैरह। और दूसरा कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, कल उनका बर्थडे होगा 25 दिसंबर क्रिसमस को, जिसे हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी मनाते हैं। तो उनके गुड गवर्नेंस की सब बातें हैं। इफ़ यू हैव टाइम यू कैन रीड सच कॉलम्स फॉर इम्प्रूविंग योर वोकेबुलरी। फिर साइंस और आयुर्वेद और एक साथ ही जुड़ा मुद्दा है सिद्ध। वो आयुर्वेद जैसी सिस्टम है लेकिन साउथ इंडिया की। तमिल संत अगथियार ने उसको बनाया था, तो उनके जन्म दिवस 23 दिसंबर को सिद्ध डे के रूप में मनाया जाता है। पॉलिटी में समाचार में एक तो ये आंध्र प्रदेश में एक दिशा एक्ट है, हमने आगे भी पढ़ा था, वो रेप केस में डेथ पेनल्टी मृत्युदंड की बात थी। महाराष्ट्र सरकार भी ऐसे ही ला रही है शक्ति क्रिमिनल लॉज। कुल मिलाकर बातें ऐसी है कि डेथ पेनल्टी फॉर रेप, एसिड अटैक किया तो भी 25 लाख का दंड और आजीवन कारावास, या अगर कोई सोशल मीडिया कंपनी ऐसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जल्दी से इन्फॉर्मेशन नहीं देगी तो सोशल मीडिया कंपनी पर भी पेनल्टी लगी वगैरह। फिर कॉमन इलेक्टोरल रोल, वो तो कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था लेकिन फिर रिपीट हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो लोकसभा विधानसभा की इलेक्शन कराता है और स्टेट इलेक्शन कमीशन पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शन कराता है। दोनों के वोटर रजिस्ट्रेशन के जो लिस्ट होते हैं वो अलग होते हैं। अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन चाहे तो यूनियन वाला ही इलेक्टोरल रोल यूज़ करे, क्योंकि जो ऊपर वोटर है तो वो नीचे भी वोटर तो होगा ही। लेकिन कुछ स्टेट जैसे ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश वो ऐसा नहीं करते, अपनी अलग इलेक्टोरल रजिस्टर बना के रखते हैं। उसमें होता है कई बार कि व्यक्ति एलिजिबल हो लेकिन उसका नाम नहीं हो वगैरह वगैरह प्रॉब्लम्स। और दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि हर बार इस इलेक्टोरल रोल को अपडेट करने के लिए स्कूल टीचर्स को भेजा जाता है घर घर की, नाम कितने हैं घर में परिवार और कितने लोग 18 ईयर्स के हुए वगैरह, तो वो सब चीज़ डबल एफर्ट नहीं करना पड़े, इट विल हेल्प। फिर एक मुद्दा चल रहा है नेशनल जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन। सुप्रीम कोर्ट चाहता है ऐसी एक अलग निगम संस्था बने जो कि पूरा कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊपर सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे हाई कोर्ट से लेके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कौन सी बिल्डिंग कहाँ है, उसमें क्या रिपेयर मेंटेनेंस करना है, कौन सा जज कौन सी चैम्बर में बैठेगा, कौन से वकील को कौन सा चैम्बर अलॉट किया जाए, ऐसी सब चीज़, और वेबसाइट और डेटाबेस मैनेजमेंट सब कुछ देखने के लिए एक ऐसी संस्था बने। तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स को मज़ा नहीं आ रहा है। उनको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा सब करेगा तो जो हाई कोर्ट की अपनी स्वायत्ता होती है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर सब कंट्रोल रखे, उस पर ये सुप्रीम कोर्ट मतलब सब अपने डोमिनेशन में ले लेगा। फिर कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन में एक मुद्दा चल रहा है चीन और उसमें पेट्रियट ओनली इलेक्शन। वो चीज़ ऐसी है, ये ऊपर है बीजिंग, ये ताइवान, ताइवान कहता है हम अलग देश हैं लेकिन बीजिंग कहता है ये हमारा हिस्सा है। फिर एक है हांगकांग और बाजू में एक है मकाऊ। अब ये जो हांगकांग और मकाऊ है वहाँ पर पहले ब्रिटेन, पोर्टुगल वगैरह देशों की हुकूमत थी, फिर वो वापस चीन के साथ आए, तो वहाँ पर जो सिस्टम चलती है उसे कहा जाता है वन नेशन टू सिस्टम।
यानी कि चीन का जो मेन लैंड है, मुख्य भूमि, वहाँ पर इलेक्शन, टैक्सेशन, इंटरनेशनल रिलेशन की एक नीति होगी, और ये मकाऊ और हांगकांग की अपनी अलग नीतियाँ होगी फॉर इलेक्शन, फॉरेन रिलेशन, टैक्सेशन वगैरह। तो ऐसे वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स हैं। हालांकि अभी 2020 में तो चीनी सरकार ने कुछ ऐसा कानून बनाया कि हांगकांग वापस से मेनलैंड के साथ मर्ज हो जाए, तो वहाँ पर तो वन नेशन वन सिस्टम ही होगी, लेकिन उसकी वो सब डेमोक्रेसी की सब धमाल और प्रोटेस्ट चलती रहती। अब ये वापस चर्चा में क्यों आ रहा है? क्योंकि वहाँ पर एक पेट्रियट ओनली इलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब क्या? वो ये कि हांगकांग में इलेक्शन होने वाले थे, उनकी जो भी आप स्टेट गवर्नमेंट बोलो या म्यूनिसिपल गवर्नर या प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो भी, लेकिन उसमें कौन कैंडिडेट बन सकता है? तो चीन की सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि जो देशभक्त है वही कैंडिडेचर फॉर्म भर सकता है। मतलब आपने बीजिंग जाकर, इफ़ यू वांट टू कंटेस्ट दिस इलेक्शन यू हैव टू गो टू बीजिंग, और एक सर्टिफिकेट लाना होगा कि मैं देशभक्त हूँ। तो वो चेक करेंगे आपने सोशल मीडिया पर क्या लिखते हो, आप आपका क्या चरित्र है, और आपने चीन की ये कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ क्या क्या बोला था, या आप उसके हो कि नहीं मेंबर वगैरह। तो ये सब में हमें गौर करने की चीज़ क्या है, इंडिया में भी इलेक्शन होते हैं और जो सिटीजन है वो इलेक्शन में कंटेस्ट भी कर सकते हैं। तो हमें ऐसा कोई देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं लाना होता कि सोशल मीडिया में सत्ता पक्ष के बारे में, हिंदू मुस्लिम के बारे में, श्री राम के बारे में, पैगंबर के बारे में, गांधी नेहरू के बारे में आप क्या लिखे बोले थे। इट शोज़ कि आवर डेमोक्रेसी इज़ मोर वाइब्रेंट, इट इज़ मोर ओपन, इट इज़ प्रोवाइडिंग मोर फ्रीडम्स। इसलिए हमें अपने लोकतंत्र पर गर्व होना चाहिए। ये अभी 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इसके हिसाब से कुछ निबंध में पूछा जाए वाई शुड वी बी प्राउड ऑफ इंडिया या इंडियन डेमोक्रेसी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये थोड़े थोड़े मुद्दे आप जोड़ते जाएं एंड कलेक्टिवली यू विल हैव अ वेरी रिच एंड डाइवर्स सेट ऑफ पॉइंट्स फॉर राइटिंग द गुड क्वालिटी ऐसे। तो ये था आज का न्यूज़पेपर। सी यू नेक्स्ट टाइम।